my proud privilege to introduce you to Mr. Sushil Rathore. He is the assistant professor in SCERT in Chhattisgarh. And SCERT, I can say, is the, we have to see in a government language, is the key area from the government who plan the curriculum, who plan the training and manage academics of the early childhood education. So we have got a really right person and we want him to associate with ECA because they work with Samagra Shiksha Abhiyan also, and all of us we know they have a big budget. So that budget we want some to come to ECA, sir, through you. And Chhattisgarh is an upcoming state because it is divided from, earlier it was in Madhya Pradesh and then it has separated. So they have got a very dynamic chief minister. So SCERT is directly working with the government. So we got a right person to start our program. So Mr. Sushil, thank you, sir. आज की जो फीलिंग है कुछ अलग सी है, अलग सी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सितारों के बीच में मैंने आपका एजेंडा देखा और उसमें एक प्यारी सी चीज़ मुझे दिखाई दी। जहाँ जहाँ सेशन होते थे या हो रहे हैं वहाँ पर एक उसको हम बोलते हैं कोष्टक में इन ब्रैकेट वहाँ लिखा था कि वी डोंट से इट। कीनोट स्पीकर कीनोट को आपने प्रारंभ प्रेरणा की संज्ञा दी है और अच्छा नाउ इट्स ओके ओके थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगा वो एजेंडा देख के जिसमें हर कार्यक्रम के जहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत होती है वहाँ पर लिखा था वी डोंट से इट। कीनोट को आप प्रारंभ प्रेरणा कहते हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत सा शब्द है और चूंकि ये प्रारंभ प्रेरणा है और मैं प्रारंभ प्रेरक हूँ तो सबसे पहले इस सौभाग्य के लिए आपका जो स्नेह है, आपकी जो आत्मीयता है, आपका जो सम्मान है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हमारे SCERT के आदरणीय संचालक महोदय काफ़ी इच्छुक थे, वो भाग लेना चाह रहे थे पर चूँकि थोड़ी सी उथल पुथल अभी छत्तीसगढ़ में चल रही है तो चाहकर भी वो नहीं आ पाए। तो ये सौभाग्य मुझे मिला है। तो हमारे संचालक महोदय की ओर से उन्होंने आप सभी को ग्रीटिंग्स भेजी है और इस कार्यक्रम की कामयाबी के लिए अनेक शुभकामनाएं भेजी है। कृपया स्वीकार करें। इस कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल है, जो थीम है, वो बरबस ही किसी भी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करती है और इसको ही मन का विज्ञान कहते हैं। और ये जो नवीनता है, मेरा जो अपना अनुभव है छोटा सा, मैडम स्वाति से मैं पहली बार मिल रहा हूँ रूबरू। आपका मुख्य परिचय जब आप उन अनसंग हीरोज़ के बारे में बात करती हैं ECC,
मुझे लगता है वो आपका असली परिचय है। और दूसरी बात, मैं इनके वीडियो देखता हूँ जब भी समय मिलता है। हालांकि ना मैं एसीसी के क्षेत्र में काम करता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ एससीईआरटी के लिए, पर उत्सुकतावश मैं आपके वीडियो देखता हूँ और मुझे बहुत सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। मैं उसका जिक्र बीच बीच में करूँगा। इस कॉन्फ्रेंस का जैसा कि विषय है तोड़ फोड़ जोड़, द ग्लोबल टिंकरिंग फेस्टिवल टू सेलिब्रेट एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन NEP 2020। तो ये जो तोड़ फोड़, ये थोड़ा बोल्ड, ये सजेस्ट करता है आमूलचूल परिवर्तन। कुछ ऐसी अवधारणाएं आज भी शिक्षकों के साथ, शिक्षा के लोगों के साथ निरंतर चल रही है। वहाँ आवश्यकता है उन्हें बदलने की, तोड़फोड़। और उन अवधारणाओं के कारण जो डैमेज हुआ है उसके निर्माण, ये है जो बात, चूंकि आगे लिखा है टिंकरिंग फेस्टिवल भी है, तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ या जिन संदर्भों में मैं लेता हूँ, हमने हमारे प्रदेश में इसी वर्ष ECC एजुकेशन, स्कूल शिक्षा के अंतर्गत आया और हमने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 6536 बालवाटिका, जिसे हम बालवाड़ी कहते हैं, बालवाड़ी की शुरुआत के साथ इसकी घोषणा की है। तो हमने सबसे पहले गतिविधि पुस्तिका बनाई और हमने बहुत सारे लोगों को, जो भी ECC एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे संज्ञान में हैं, हमने वो गतिविधि पुस्तिका भेजी। उसमें स्वाति मैम की जो प्रतिक्रिया थी वो बेहद त्वरित प्रतिक्रिया थी। मुझे लगता है कि हमने आपको भेजा है और दूसरे या तीसरे दिन हमको प्रतिक्रिया मिली। तो उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया कि जब आप कोई गतिविधि कराते हैं तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आपकी गतिविधि में अन्न से जुड़ी हुई चीजें ना हो, गेहूं के दाने ना हो, मटर के दाने ना हो, क्योंकि ये विरोधाभास पैदा करती है। जहां हम अन्न को इतना प्रतिष्ठित मानते हैं कि अन्न का एक दाना भी जाया नहीं होना चाहिए, और वहां पर हम गतिविधि करा रहे हैं। उसी तरह से जो फूल, पत्तियां, उनके आधार पर जो एक्टिविटीज कराते हैं, ऐसी बड़ी सी लिस्ट है। तो ये जो है, ये बड़ा डैमेज है, ये समझने की है ना। जब आप काम करते हैं तो धीरे धीरे समझने भी लगते हैं। तो यहाँ टिंकर, यहाँ आपको मरम्मत की आवश्यकता है, चीजों को सुधारने की आवश्यकता है। और जो हम कर रहे हैं, अब मैं विषय पर आता हूं। मैं शिक्षक में बच्चों के मन से जुड़े और शिक्षक के मन से जुड़े गहरे मनोवैज्ञानिक मायने देखता हूं। सामान्यतः तोड़ फोड़ की यदि हम बात करें और बाल संदर्भ में बात करें, बच्चों के संदर्भ में बात करें, तो वहाँ उसका आशय या वहाँ उसका कदापि आक्रोश, उत्तेजना, आवेग नहीं, बल्कि वहाँ उस बच्चे की जिज्ञासा हो सकती है, कुछ नया करने की उत्कंठा हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी हिंदी बाधा नहीं बन रही होगी। नहीं, बहुत अच्छी, बहुत मीठी है। थैंक यू वेरी मच।
भाषा चाहे कोई भी भाषा हो, भाषा जोड़ने के लिए बनी है। भाषा कभी भी इम्प्रेस करने के लिए नहीं होती। Well said, sir. Well said. यदि भाषा के माध्यम से To impress. मैं आप तक पहुंच रहा हूँ, तो मुझे लगता है वो उस भाषा की सफलता है, मेरी अपनी सफलता। थैंक यू। तो अक्सर यही होता है कि बच्चा शुरुआत में खिलौने के साथ खेलता है, कौतूहल होता है, उसका रंग आकर्षित करता है, उसकी जो गति होती है, मूवमेंट्स होता है, वो उसको आकर्षित करता है। पर उस कौतूहल से धीरे धीरे उसकी जो कहना चाहिए वो धीरे धीरे जिज्ञासा पर शिफ्ट हो जाता है। शुरुआत यहाँ से होती है, पर वो जिज्ञासा पर शिफ्ट हो जाता है। फिर उसे लगता है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ होगी इसके अंदर जो इसको गति दे रही है, इसमें हलचल पैदा कर रही है। यदि हम कार की बात करें, कहीं कोई छोटा सा ड्राइवर इसके अंदर तो नहीं होगा, तो वो फिर उस खिलौने को तोड़ देगा। पहले कोशिश करता है उसको जोड़ने की, नाकामयाब कोशिश करता है, जब बात नहीं बनती तो फिर उसके और पुर्जे आते हैं। अब वो पुर्जों को किसी डिब्बे में या किसी डिब्बी में लगाकर देखता है, जो कुछ भी एक्सपोजर उसको दुनिया में है। पर जब पेरेंट्स उसको देखते हैं तो बेचारे वो अपना माथा पकड़ लेते हैं, माथा पीट लेते हैं कि हे भगवान, इतना सत्यानाशी बच्चा हमारे घर में है। 2 दिन में 1000 रुपए के खिलौने की बाट लगा दी। खिलौना तोड़े जाने की नाराजगी में चाहकर भी पेरेंट्स उस बच्चे में जो कुछ नया करने की चाह है वो उसको देख नहीं पाते। जो भी डांट डपट होती होगी और जो नियंत्रित नहीं कर पाते हैं वो तय का चपत भी लगा देते हैं। इससे जो उसकी भावना है, उसके अंदर जो एक नन्हा सा वैज्ञानिक है, वो कहीं ना कहीं दमित हो जाता है। उसके जहन में एक बात चली जाती है कि ये ठीक नहीं है, पर ये तो उसकी फितरत में है, उसकी प्रकृति में है, वो उसको छोड़ नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि तोड़ फोड़ जोड़, द ग्लोबल टिंकरिंग फेस्टिवल वास्तव में एक सेलिब्रेशन है। ये सेलिब्रेशन है बंधनों से मुक्त होने का। ये बंधन है अवधारणाओं के, जो ना जाने कितने वर्षों से, वरन मुझे कहना चाहिए ना जाने कितनी सदियों से हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे शिक्षकों से जुड़े हुए हैं, शिक्षा में काम कर रहे लोगों से जुड़े हुए हैं। एक से ज़्यादा सदी बीत गई है, पर शिक्षक अभी भी उस भ्रांति से बाहर नहीं आ पाया है, उस मुगालते से बाहर नहीं आ पाया है कि वह विद्यार्थी के ज्ञान का निर्माण कर रहा है। शिक्षक को हमेशा लगता है, आप किसी भी शिक्षक से, साधारण शिक्षक से, आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, आप असाधारण हैं। मैंने कहा कि हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग है जैसे मैं स्टार्स के बीच में। इसीलिए मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपना लैपटॉप भी ले लूँगा, क्योंकि घबराहट के कारण कई बार दिमाग ब्लैंक हो जाता है। पानी की बोतल भी मैंने मंगा ली, पानी तो मुझे पीना पड़ता है बीच में, क्योंकि जो मास्टर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो बोलते हो और पानी पी पी के बोलते हैं। मैं ध्यान रखूंगा समय का, पर तो भी चूंकि मैं एक शिक्षक ही हूँ, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरे लिए आप रखेंगे। मैं कह रहा था कि शिक्षक अभी भी उस भ्रांति से बाहर नहीं आ पाया है, उस मुगालते से बाहर नहीं आ पाया है कि शिक्षक ही विद्यार्थी के ज्ञान का निर्माण करता है। जबकि हम सभी जानते हैं बच्चा स्वयं सीखता है,
बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। एक शिक्षक की जो अहम भूमिका है वो बहुत अहम है। वो ये है कि उसके सीखने के लिए जो उपयुक्त परिस्थितियां हो सकती हैं वो उसको बना कर देता है ताकि सीखने में सरलता हो। जो बच्चे का गंतव्य है, जहां उसे पहुंचना है, जहां उसे पहुंचना चाहिए, वहां तक बच्चा जा सके। परंतु दिक्कतें तो रहती हैं। ये दिक्कत क्यों है? क्योंकि हम गुरु शिष्य परंपरा के लोग हैं। हमारे यहाँ जो गुरु है, गुरु का आशय है अंधकार को हरने वाला। अब आप ही देखिए कि हर शिक्षक दिवस पर हमारे बच्चे, हमारा जो समाज है और यहाँ तक कि हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमेशा डांट डपट करते रहते हैं शिक्षकों को, पर एक दिन ये तो जरूर कहते हैं कि ईश्वर की यदि तुलना किसी से की जा सकती है तो वो शिक्षक है। अब ये जो साधारण शिक्षक है वो हमेशा दुविधा में रहता है। उसके लिए ये कल्पना करना कि बच्चा स्वयं सीखता है, मैं एक सुविधा देता हूँ, मैं केवल फैसिलिटेट कर रहा हूँ, ये बड़ा कठिन हो जाता है। आपने कहाँ से कहाँ ले आया उसको लगता है कि यार मैं तो कहीं नहीं हूँ, मैं सिखा भी नहीं रहा हूँ। तो ये जो अवधारणा है, निश्चित ही इसके साथ हम नहीं रह सकते कि शिक्षक बच्चे को सिखाता है, शिक्षक बच्चे के ज्ञान का निर्माण करता है। यदि ऐसा होता तो फिर सारे पैगंबर हम ही पैदा कर देते, सारी दुनिया को हम बदल देते, समस्या ही नहीं थी यदि हम सिखा पाते। ऐसी कुछ और अवधारणाएं हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू, एक के बाद एक मैं उन स्टेटमेंट्स को, उन अवधारणाओं को आपके सामने रखूंगा। यदि आपकी सहमति है, इफ यू गो विद द वेरी स्टेटमेंट, देन जस्ट रेज योर हैंड, एंड इफ यू डोंट, देन प्लीज बी रिलैक्स्ड। बट कुछ फिर करने की जरूरत नहीं। पहली जो अवधारणा है, चाइल्ड इज एन एम्प्टी वेसल। चाइल्ड इज एन एम्प्टी वेसल। इस अवधारणा के साथ कितने लोग जाना चाहेंगे? कितने लोगों को लगता है कि ये तो सही बात है? आपने सब आसान कर दिया। किसी का भी हाथ, एक मैडम ने हाथ रखा, ठीक है। निश्चित तौर पे उसके पीछे आपकी अपनी सोच होगी, और यदि ईश्वर ने अवसर दिया तो मैं जरूर जानना चाहूँगा। चाइल्ड इज एन एम्प्टी वेसल। बच्चा एक रिक्त घड़ा है, बच्चा एक खाली घड़ा है। ए मोर सिमिलर स्टेटमेंट वी कम अक्रॉस, एंड दैट इज child is born as an empty slate. Child is born as an empty slate. आप जानते हैं इसको, ये सबसे पहले ये बात कब आई होगी? प्लेटो ने ये बात कही थी, और वो भी 427 BC बिफोर क्राइस्ट ये बात कही थी। फिर इसका पहली बार उपयोग हुआ इस स्टेटमेंट का, ये देखा गया, और एक ब्रिटिश फिलोसोफर हुए हैं जॉन लॉक, जिन्होंने टैबुला रासा ब्लैंक स्लेट की थ्योरी इस दुनिया को दी, और उन्होंने जो एम्पिरिसिज्म है उसको बूस्ट किया। आप देखिएगा, ये 17वीं शताब्दी की बात है, और मुझे लगता है कि ये 1663 से लेके 1689 की शायद ये बात है। क्या फिर
एक 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 अवधारणा आपके सामने फिर से रख रहा हूं, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अच्छा तो ठीक है, इसका हिंदी वर्जन भी है। हिंदी वर्जन ये है कि छड़ी पड़े छम छम, विद्या आए धम धम। जब मैं विद्यार्थी था, पढ़ा करता था, तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि पढ़ाई ज्यादा होती है कि कुटाई ज्यादा होती है। बात बात से कुटाई। अंग्रेजी हमारे शिक्षक को भी बहुत कम आती होगी, ऐसा अभी मैं अंदाजा लगाता हूँ। आप लोगों को नहीं आया। अब उन्होंने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, और मैंने बोल दिया सर सुशील। तब मैडम बताती हूँ, जो इंसान है, जो बच्चा है, उसका प्रिमिटिव ब्रेन कहाँ है? यहाँ। और यदि आपने उसको ट्रिगर कर दिया, तो ये जो कॉग्निटिव ब्रेन है, वो उसको खुलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जब इसको खुलने का मौका नहीं मिलेगा, तो बच्चों में और बंदरों में आप अंतर नहीं कर पाएंगे, जैसा कि मैम कहती हैं। listen to all my videos. मैं वही बताना चाह रहा था कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ये बात कही थी सबसे पहले, एक्चुअली एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ में, इस फॉर्म में नहीं है, शब्दों में थोड़ा सा फिर बदल है, पर भाव कुछ ऐसा ही है। एक प्रसिद्ध एक पवित्र ग्रंथ में इसका जिक्र हुआ। और फिर सैमुअल बटलर, ये 17वीं शताब्दी के 17th सेंचुरी के कवि हुए हैं, और उन्होंने एक कविता लिखी ह्यूडिब्रैस। उच्चारण यदि गलत हो तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, पर शायद कुछ ऐसा ही है, ह्यूडिब्रैस। उसमें इस बात का जिक्र किया, उन्होंने अपनी कविता में जो लव अफेयर होता है उसकी तुलना की किसके साथ? एक लड़के के साथ, बच्चे के साथ। तो ये बात भी है 17th सेंचुरी की, और जो पवित्र ग्रंथ की बात है तो ना जाने कितने सदियों पहले। पर आज भी आप स्वयं सोचिए, यदि आप सामान्य व्यक्तियों की बात करें, हम सामान्य शिक्षकों की बात करें जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, आप पढ़ने लिखने वाले, आप बहुत सारे डिस्कशंस में भाग लेते हैं, आप बहुत सारी परिचर्चाओं में शिरकत करते हैं, आपकी स्थिति अलग है। पर जो दूर दराज गाँव में काम कर रहे हैं, अंदर काम कर रहे हैं, आज भी आप उनसे बात करके देखिए, तो वो तो यही कहते हैं, अरे भाई सरकार ने तो एक अधिकार था हमको बच्चों को सुधारने का, वो भी छीन लिया हमसे। और आप कहते हैं कि बच्चा ऐसा होना चाहिए, बच्चा वैसा होना चाहिए। भय वीर प्रीत न होए गोपाला सर, वो ऐसा मुझसे कहते हैं। जब तक आप भय पैदा नहीं करेंगे तब तक कोई सुधार नहीं होने वाला है। ये भी एक अवधारणा है। क्या इस अवधारणा के साथ आप जाएंगे? हमने दो ही चीजें सीखी हैं। हम सारी दुनिया को सुधारना चाहते हैं, और दो ही डिवाइसेस हैं हमारे पास। एक तो ये है कि भय पैदा करो और काम करवा लो, या दूसरा प्रलोभन पैदा करो और काम करो। तीसरी डिवाइस है प्रेम। पर प्रेम धैर्य मांगता है। प्रेम से आप दुनिया को दिनों में नहीं बदल पाएंगे, पर जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो तो टारगेट वाला है, वो तो दिनों में बात करता है, महीनों की छोड़ दीजिए। दिनों में आपको सब कुछ बदलना है, सारे पर्दे बदल दीजिए, आपकी दुनिया बदल गई। और भी ऐसी बहुत सी अवधारणाएं हैं
जैसे ये बात कही जाती थी कि खेलोगे कूदोगे, खेलोगे कूदोगे होगे खरा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ठीक है, इस अवधारणा के साथ कितने लोग जाएंगे? अभी तो नहीं। ठीक, इस अवधारणा के साथ जाए नहीं कैसे? अपने बेटे को, अपनी बेटी को कभी भी राजा, राजा बेटा, रानी बेटी कह के संबोधित मत करो। हालांकि मैं भी करता हूँ आदतवश, क्योंकि राजा या रानी ये अपने आप में एक होते हैं। और यदि आप बच्चे की परवरिश इस तरह से करेंगे कि आप राजा ही बनाना चाहते हैं या रानी ही बनाना चाहते हैं, तो वो दुनिया के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, वो केवल अपने लिए जिएगा। आपको सिखाना है कि दुनिया में जितने भी बड़े टारगेट हैं उसको कभी भी कोई भी अकेला व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। आप दुनिया को हासिल करके नहीं दे सकते, आपको मिलकर काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम टुगेदर, आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और भी अवधारणा है, पर अब समय की भी चिंता है मुझे लगता है कि ये जितनी भी अवधारणाएं हैं एक तरह का वैचारिक बंधन है जो आपको स्वतंत्र चिंतन से रोकता है। आप देख रहे हैं ये जो जितनी भी बातें मैंने कही हैं ये कल की बातें नहीं है, कुछ दशकों पहले की बातें नहीं है, सालों पहले की बातें नहीं है, ये सदियों पहले की बातें हैं जो आज भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आकार में हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ चल रही है। तो यहाँ पर तोड़फोड़ की जरूरत है, बिल्कुल करिए, इसको नष्ट करना है। इसने बहुत कुछ डैमेज किया है। अब जो डैमेज हुआ है वहां आपको जोड़ना है कि आप क्या जोड़ सकते हैं, क्या निर्माण कर सकते हैं। इन सारी अवधारणाओं में हमने देखा कि परिवर्तन सहसा नहीं होते, परिवर्तन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात असीम धैर्य रखना पड़ता है। मैं तो विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर चूंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को विशेष रूप से स्पर्श करना चाहती है, छूना चाहती है, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग सभी जानते होंगे, इस पर ही चर्चा हो रही है, जिसको बहुत आसान भाषा में कहेंगे लर्निंग बाय डूइंग। पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग उससे एक स्टेप आगे है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग केवल लर्निंग बाय डूइंग नहीं है, बल्कि लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन ऑन डूइंग। जो आपने, है ना, आपने जो करके सीखा है, उस आपने जो भी सीखा है करके उस पर एक बार फिर से विचार करना है, यह है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आज इस सदी की 21st सेंचुरी कहते हैं, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत आशाएं हैं और ये समय है वक्त को बदलने का, खुद को बदलने का। और 1/4 समय 2022 दैट्स रनिंग, 1/4 सदी बीत गई है। क्या हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कक्षाओं में ला पाए हैं? यदि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें तो आप कहेंगे कि ये तो अभी एनईपी में दिखाई दे रही है, बात कर रही है, ऐसा नहीं है। एरिस्टोटल ने 350 BC में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उनके शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगा, अराउंड 350 BC एरिस्टोटल रोट इन द निकोमैचियन एथिक्स
for the things we have to learn before we can do them. For the things we have to learn before we can do them. We learn by doing them. कब की बात? फिर जीन पियाजे की बात करें, हम जॉन डेवी की बात करें, उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर काम किया, और जो डेविड एकोल साहब हुए, उन्होंने कहना चाहिए 1970 से इस पर बहुत ज़्यादा काम किया, मॉडर्न थियोरी विकसित की इस पर, और 1984 में जो एक मॉडल है लर्निंग स्टाइल का, वो इस दुनिया को दिया। यदि हम 1970 को ही मान ले, ठीक है, 1970 में ये सब हुआ है, वो बाकी छोड़ दीजिए, तो भी कितने साल हो रहे हैं, आधा शतक बीत गया। अभी तो हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग समझ ही रहे हैं। मैं जब छोटा बच्चा था, और मुझे याद आता है, मैं दो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल एग्जैक्टली इन विच क्लास आई वॉज, शायद मैं तीसरी या पाँचवीं में रहा हूँगा। तो हम उस समय एक किताब आई थी, हमारे नई किताब आई थी, आओ करके सीखें, डॉक्टर अनिल सतगोपाल। तो आओ करके सीखें एक नया कल्चर था, पर हम कैसे पढ़ते थे? जहाँ मैं पढ़ता था, छोटा सा कस्बा था, नीचे बैठते थे ताल पट्टियों पे, हमारे शिक्षक आते थे, बोलते चलो अपना अध्याय खोलो, पाठ खोलो, ये आज ये अध्याय करेंगे, हाँ अब पढ़ो, तुम पहला पैराग्राफ पढ़ो। पहला पैराग्राफ हो जाता था, फिर हाँ चलो बैठ जाओ, तुम दूसरा पैराग्राफ पढ़ो, दूसरा पैराग्राफ पढ़ता था। तो इस तरह से हम अपने अपने हिस्से का विज्ञान पढ़ देते थे। अब इस तरह का यदि विज्ञान होगा तो हम किस तरह से विकसित होंगे? आधी दुनिया ऐसी ही है। मुझे कहना चाहिए दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसी तरह से विकसित हो रहा है, उनकी चिंता करनी है। मुझे जो थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिला है वो स्वाति मैम के वीडियोस का है। कृपया आप अन्यथा में ना लें, आप में हो सकता है ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हों, पर ये मेरा सौभाग्य नहीं रहा है कि मैं उनसे परिचित हो पाऊँ। पर चूंकि आपने मुझे जोड़ा है और उम्मीद करता हूँ आगे भी जोड़ के रखेंगे, तो मैं आप सभी प्रतिभाओं से परिचित होऊंगा, और जिस तरह से मैं इनको सुनकर इसी के बारे में सीख रहा हूँ, उसी तरह से और भी सीख पाऊंगा। तो उसी तरह से हम आते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी पे। मैं समय का बता दीजिएगा, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बताया मैं शिक्षक हूँ और पानी पी के बोलता हूँ। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी कब आई है? ब्लूम बेंजामिन ने जो सीखने के जो स्तर से हमारा परिचय कराया, वो कब की बात होगी? 1956। 44 साल वो हो गए, 22 साल इधर गुजर गए, 22 और 44 66 साल हो गए। आज आप कितने शिक्षकों के लिए दावा कर सकते हैं कि इतने प्रतिशत शिक्षक अपने बच्चों को लोअर ऑर्डर थिंकिंग से ऊपर ले आए हैं? जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, उससे ऊपर ले आए हैं। आप कितने शिक्षकों के लिए दावा कर सकते हैं? जी, ओके। तो आप देख रहे हैं कि हम अभी तक बच्चों को लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग पे शिफ्ट नहीं कर पाए हैं। लॉट्स और हॉट्स की बातें केवल परिचर्चाओं में ही होती है, पर जब फील्ड में जाते हैं तो निराशा होती है।
शिक्षक अभी भी वहीं अटका हुआ है। वो ज्ञान को ही सबसे बड़ा स्तर समझता है। ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन, मेमोरी, बस वही सब कुछ है उसके लिए। उसने प्रश्न पूछा, बच्चे ने उत्तर दिया, प्रश्न भी उसके वैसे ही होते हैं, किसी की डेफिनेशन बता दो, किसी की कुछ बता दो, तो जो बच्चा उसको याद कर सका, उत्तर दिया, वो बढ़िया विद्यार्थी है, प्रतिभावान विद्यार्थी है। तो दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं ये मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे दिखाई देती है कि ये अवधारणाओं की है, इसलिए मैं मोटी चीज़ों को ले रहा हूँ कि इनको तो आपको बदलना ही पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि जो छोटी कक्षाओं को पढ़ाने वाला शिक्षक है वो हायरार्की में सबसे नीचे और बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने वाला शिक्षक हायरार्की में सबसे ऊपर है, जबकि होना इसका उल्टा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी इसको लागू किया गया, जब भी इसको तंत्र में लाया गया, तो इस मान्यता के लोग बड़ी तादाद में वहां पर थे कि छोटी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका दुष्परिणाम कि आप एक्सपर्ट्स लोग मिलके बढ़िया सा कंटेंट बनाते हैं और वो जो कंटेंट है वो चला जाता है आंगनवाड़ी दीदी के पास। हमारे प्रदेश में अभी भी 324 आंगनवाड़ी दीदियां ऐसी हैं जो कक्षा 5वीं से भी कम पढ़ी हैं, पर कभी सिलेक्शन होना था, कर लिया। अरे पढ़ाना तो है बच्चे को, क्या है ABCD बस 1 to 10 करवा दो, हो गया। हमने केवल शिक्षा को यहीं तक समझा है। तो आप देखेंगे ये गलत अवधारणा के कारण आया होगा, ये आपकी गलत समझ के कारण ये बात आई है। मुझे ऐसा लगता है ना छोटी कक्षाओं को पढ़ाने वाला ऊपर की हायरार्की में होना चाहिए, ना नीचे की हायरार्की में होना चाहिए। जितनी भी कक्षाओं को जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं वो सभी बराबर होने चाहिए, क्योंकि आप ऐसा कभी भी नहीं कह पाएंगे कि भाई छठवीं से 8वीं तक यदि ठीक से नहीं पढ़ाए तो भी चल जाएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। किसी भी सेगमेंट को छोड़ा नहीं जा सकता है। बातें बहुत सी हैं। मुझे लगता है कि आप यदि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपकी शैक्षणिक योग्यता और समझ ऐसी तो होनी ही चाहिए कि जो कंटेंट आपको दिया जाए उस कंटेंट का विश्लेषण आप कर सकें, उस कंटेंट को कॉन्टेक्चुअलाइज कर सके, वो कंटेंट किस एक्टिविटी के माध्यम से, किस पेडागॉजी के माध्यम से जा सकता है। जी, क्या वो एक्टिविटी बेस्ड जाएगा, क्या वो इंक्वायरी बेस्ड जाएगा, क्या वो उसके लिए आपको कितना फ्लेक्सिबल होना है, उस आपकी जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं, मल्टी लेवल की हैं, उसका निर्णय उसको लेते आना चाहिए। पर जब कम समझ वाले व्यक्ति के पास अच्छा भी कंटेंट चला जाए तो उसको नियम की किताब समझ लेता है। यदि कंटेंट में लिखा है कि आपको दाएं से होकर बाएं की ओर आना है और गोला बनाना है, तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, दाएं से बाएं होगा, बाएं से दाएं नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा नुकसान है। अब चूंकि समय का इशारा है, मैं लास्ट में बस एक छोटी सी भाव भरी बात कहना चाहूँगा, भावुक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपसे कोई पूछे कि आपके अपने स्वप्न हैं, हर व्यक्ति के अपने स्वप्न हैं, तो शिक्षा का भी एक स्वप्न है। तो शिक्षा का स्वप्न क्या है? शिक्षा का एक ही स्वप्न है कि हमारी शालाएं
आनंद का पर्याय बने। शाला यानी एक ऐसा प्रांगण जहां एक छोर से दूसरे छोर आनंद पसरा हो, खुशियां पसरी, जहां उल्लास, उत्साह और उमंग का साम्राज्य, जहां पक्षियों की चहचहाट से भरे पेड़ हो, रंग बिरंगे पौधे हों, छोटा सा पोखर भी हो जहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती हो, बतखें किलोल करती हो, और उन सब के बीच, इन सारी चीज़ों के बीच एक प्यार भरी, अपनेपन से भरी मुस्कान लिए शिक्षक हो, जो बड़ी आतुरता के साथ, with all eagerness, with all love, जो बच्चों की प्रतीक्षा कर रहा हो, आने वाले बच्चों की प्रतीक्षा कर रहा हो। और अंत में मेरी शुभकामनाएं कि आपका यह जो प्रयास है, ये प्रयास हम सभी को एक परंपरागत सोच से स्वतंत्र चिंतन की ओर ले जाए। यह यात्रा बने सार्थक विश्लेषण से परिणामजन्य संश्लेषण, चीज़ों को पहले तोड़ें फिर बाद में उसको जोड़ें। यह यात्रा बने भ्रांतियों से ठोस तर्क और यथार्थ की। यह यात्रा बने असत्य से सत्य की। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की इन पंक्तियों में मेरी अपनी प्रार्थना छुपी हुई है। इसे स्वीकार करें, इसे मन में ही दोहराएं कि where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, into that heaven of freedom, my Father, lead my country away. Thank you. Thank you. What a way to start our morning. I think this has been a keynote speech of a lifetime. Swati ma'am, if you would like to come and... Thank you, sir. So there's quite a few takeaways. I also got a little piece of information that we have a group here who was a bit unable to understand Hindi. And the most inspiring speeches. So if there's someone here who does understand Tamil and can make that knowledge transfer, I think they need to gain from what we just sort of missed in this morning. Yes, please, can we have the music and launch the book? सुशील सर, आज जो प्रारंभ परीक्षा हुई है, I thank you from the bottom of our hearts. नहीं, आपके लिए